हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ पे यूट्यूब चैनल पर। हम यूपीएससी प्री 2024 पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं। ये एक सीरीज है, जिस सीरीज की ये छठी वीडियो है। अगर आपने पहली 5 वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा कथन है, यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त यानी कि हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो ऑप्शन है आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। इससे पेंशन फंड और बैंकों सहित अमेरिकी ऋण रखने वाले निवेशकों को विफलता का सामना करना पड़ सकता है। निवेशक अपना दावा कर सकते हैं, लेकिन भुगतान प्राप्त करने में वे सक्षम नहीं होंगे। कथन 2 सही है, क्योंकि अमेरिकी सरकार का ऋण, जिसे अक्सर ट्रेजरी बॉन्ड और या फिर ट्रेजरी कहा जाता है, विशिष्ट हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होता। अमेरिकी ट्रेजरी कराधान और अन्य साधनों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने की सरकार की क्षमता पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक यानी कि डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। दूसरा कथन है, सामूहिक ऋण एक नियत राशि एकमुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है आपको। पहला है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, और कथन 2 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है, क्योंकि सिंडिकेटेड ऋण कई ऋणदाताओं में उधारकर्ता डिफॉल्ट के जोखिम को फैलाता है। वहीं कथन 2 गलत है, क्योंकि एक सिंडिकेटेड लोन में एक निश्चित राशि, एक क्रेडिट लाइन या दोनों का संयोजन शामिल हो सकता है। यह सिर्फ एक निश्चित राशि या एक मुश्त राशि तक सीमित नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक सॉवरेन मुद्रा है। यह आरबीआई के तुलन पत्र पर देयता के रूप में दिखाई देता है। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, या फिर यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, या फिर 1, 2 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, केवल 1, 2 और 4। कथन 1 सही है, क्योंकि डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि डिजिटल रुपया आरबीआई की बैलेंस शीट पर देनदारी के रूप में दिखाई देता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि डिजिटल रुपये का डिजिटल मुद्रास्फीति के खिलाफ कोई बीमा प्रदान नहीं करता। वहीं कथन 4 सही है, क्योंकि डिजिटल रुपया वाणिज्यिक बैंकों के पैसे और नकदी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था। पहला है नायपुत्र, दूसरा है शाक्य मुनि, तीसरा है तथागत। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के उपनाम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी,
केवल 2 और 3। विकल्प 1 गलत है क्योंकि नायपुत्र भगवान महावीर को कहा जाता है। विकल्प 2 सही है क्योंकि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि का अर्थ होता है शाक्यों के ऋषि। विकल्प 3 सही है क्योंकि अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने खुद को संदर्भित करने के लिए तथागत शब्द का इस्तेमाल किया। तथागत का अर्थ होता है वह जो सत्य की दुनिया से आया है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक टेबल है, इसमें एक तरफ पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण है। तो आपको बताना है कि जो दी गई पंक्तियां हैं इनमें से कौन सी सूचना सही सुमेलित है। तो आपके ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। कथन 1 गलत है क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। कथन 2 सही है क्योंकि इनाम गांव वास्तव में महाराष्ट्र में एक ताम्रपाषाण स्थल है। कथन 3 भी सही है क्योंकि मंगदू वास्तव में केरल में एक महापाषाण स्थल है। कथन 4 गलत है क्योंकि सलीहुंडम चट्टान काटकर बनाए गए गुफा मंदिरों के लिए नहीं बल्कि एक प्राचीन बौद्ध बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। आपके ऑप्शन है कृष्णदेव राय, नरसिम्हा सालुक, मोहम्मद शाह थर्ड या फिर यूसुफ आदिल शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश से संबंधित थे। वह 1509 से 1530 तक शासक रहे। उन्हें विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उन्होंने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्व संग्रहण की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा कथन है, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी केवल 2। कथन 1 गलत है क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व भुगतान से कोई छूट का प्रावधान नहीं था। किसानों को मुश्किल समय में भी राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। वहीं कथन 2 सही है क्योंकि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के तहत यदि जमींदार समय पर राज्य को अपना राजस्व देने में विफल रहता था तो उसे अपनी जमींदारी भूमि खोने का जोखिम होता था। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी कि पैरवल नहीं है। दूसरा कथन है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। कथन 1 गलत है क्योंकि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और बैठना और इन ग्रंथों में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच बातचीत शामिल है। कुछ उपनिषदों में दृष्टांत भी शामिल है। कथन 2 सही है क्योंकि उपनिषदों की रचना बाद के वैदिक ग्रंथों के हिस्से के रूप में की गई थी जबकि पुराणों को लगभग 200 ईस्वी में संकलित किया गया था। इस प्रकार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। दूसरा कथन है, चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है बताना है आपको। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर न तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए केवल 1। कथन 1 सही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद यानी कि IGC एक अंतर सरकारी संगठन है जो अनाज व्यापार सम्मेलन की देखरेख करता है और वैश्विक अनाज व्यापार में
सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। भारत इसके सदस्य देशों में से एक है। वहीं कथन 2 गलत है, क्योंकि वर्तमान में केवल 30 देश आईजीसी के सदस्य हैं। वहीं परिषद के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है कि कोई देश इसका सदस्य होने के नाते चावल और गेहूं का निर्यात या आयात कर सके। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? आपके ऑप्शन है छऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य या फिर कुंभ मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, गरबा नृत्य। दिए गए कथन के आधार पर गरबा नृत्य को 8 दिसंबर 2023 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, जो इसे नवीनतम समावेश बनाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।